हेलो एवरीबॉडी। आई होप सब आप अच्छे होंगे। थोड़ा सा साउंड प्रॉब्लम कर रहा है बट अब ठीक है। आप लोगों से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेहनत अच्छे से कर रहे होंगे। लास्ट लेक्चर आपने देख लिया होगा जिसमें हमने पढ़ा था कि भाई संविधान कैसे गवर्नमेंट की पावर पर लिमिटेशन लगाता है। ठीक है, और इस चैप्टर का आप नाम जान ही रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है संविधान और क्यों कैसे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आगे की बातें। समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य के बारे में आज हम पढ़ेंगे। बट इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करें एंड लाइक एंड शेयर करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइबर बढ़ने से मेरा मोटिवेशन, जब आपका सब्सक्राइबर बढ़ेगा मतलब मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। मेरा मोटिवेशन बढ़ने पर मैं आपको और भी अच्छे लेवल पर कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊँगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा ना टाइम लेते हुए। चलिए देखो, पहला हेडिंग ये है भाई कि समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य है। तो सिंपल सी बात है भाई, जिस देश में हम रह रहे हैं उस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से प्लस वहाँ की गवर्नमेंट से हमको ये उम्मीद होगी कि हमको एक अच्छे लेवल पर जीवन स्तर मिले। ठीक है, जीवन जीने का स्तर मिले हमको। दूसरी बात है, हमारे कुछ टारगेट्स होंगे कि भाई हमारी सोसाइटी में ये होना चाहिए, चाहे वो भूखमरी को ख़त्म करने के लिए हो, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए हो, ठीक है, या आपका सोशल सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए। ठीक है, अच्छा एनवायरनमेंट हो रहने के लिए, है ना, आपका अच्छा एजुकेशन हो। तो ये हमारे टारगेट्स होते हैं और हमारी उम्मीदें भी होती हैं सरकार से लेकर, ठीक है, या वहाँ की गवर्नमेंट को लेकर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखें क्या बोला गया है, समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य। देखो, जो भारतीय संविधान है एक अत्यंत सुंदर उदाहरण है इस चीज़ के बारे में कि एक ऐसा सक्षम ढांचा भी हमको देता है जिससे सरकार कुछ सकारात्मक कार्य कर सके और समाज की आकांक्षा मतलब इच्छाओं और उसके लक्ष्य को अभिव्यक्ति दे सके। मतलब समाज की जो आकांक्षा है और जो लक्ष्य है उनको एक मूर्त रूप दे सके। ठीक है, या उनको जमीनी स्तर पर लागू कर सके। ठीक है, ये कौन देता है हमको? भारतीय संविधान देता है। ठीक है, और भारतीय संविधान में ने इस संबंध में कुछ नए प्रयोग भी किए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं वे प्रयोग क्या क्या है। पहली बात तो ये, देखो आपने अभी तक डीपीएसपी नहीं पढ़ा होगा और पढ़ लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है। कल मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि भाई प्लीज़ आप लोग फंडामेंटल राइट पढ़ लेना अब जाके, क्योंकि मैंने आपको उसका बेसिक बता दिया था। ठीक, देखो यार, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक पार्ट है डीपीएसपी, ये पार्ट 4 में आता है। ठीक है, जो फंडामेंटल राइट है वो पार्ट 3 में आता है, ध्यान रखना। जो डीपीएसपी पार्ट 4 में, उसने बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए हैं कि गवर्नमेंट उन चीज़ों पर लेकर कानून बनाएंगे। मतलब कि सिंपल सी बात है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने एक आर्टिकल पढ़ा होगा 39A। 39A क्या बोलता है? 39A बोलता है कि भाई जितने भी हमारे गरीब हैं, ठीक है, जितने भी हमारे यहाँ गरीब है ना, कमज़ोर वर्ग है, महिलाएं हैं, मतलब, और आपका जो ये विकलांग लोग हैं और जो ये गरीबी हाशिए पे जो खड़े हैं, इन सब को जब इन पर कोई कानूनी केस दर्ज होता है तो प्लीज़ इनको क्या मुहैया कराया जाए, इनको क्या उपलब्ध कराया जाए? इनको उपलब्ध कराया जाए एक वकील, वो भी कैसा? निःशुल्क, मतलब विदाउट चार्ज इनको एक वकील प्रोवाइड किया जाए। ये हमारा डीपीएसपी बोलता है। और इस पर कानून कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, तो मतलब कहने का ये भी तो एक इच्छा ही होगी ना, ये भी तो टारगेट हो गया है ना सोसाइटी को लेके यार, कि मान लो कोई कमज़ोर आदमी है ना, उस पर कोई केस कर देता है तो उसके पास वकील तक के पैसे नहीं होते कि वो वकील मुहैया कराए। एक तो वो बेचारा वैसे खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं उसको, ठीक है, ऊपर से उस पर केस हो गया है। दूसरी बात है कि भाई यदि हम उनको वकील मुहैया नहीं कराएंगे, ठीक है, तो ये एक इनइक्वालिटी हो गई ना भाई। एक अमीर और गरीब में तो फ़र्क हो गया भाई। अमीर के पास तो एडवोकेट है आपका, ठीक है, बट गरीब के पास एडवोकेट नहीं है। तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है आपकी इनइक्वालिटी। मतलब ये जब आपको इनइक्वालिटी दिखा रहा है, असमानता दिखा रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये हमारी देश की एक
खराब छवि भी शो कर रहा है। ठीक है, कि हमारे देश में सबको बराबर नहीं माना गया है, गरीब और अमीर का अब भी बोलबाला चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए संविधान ने ये सिस्टम दिया है सरकार को कि भाई वे कुछ सकारात्मक कार्य कर सकें, और इसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका डीपीएसपी। ठीक है, एक डीपीएसपी और बोलता है भाई, एक मिनट वेट, इसको यहाँ मिटा देता हूँ, रफ कर देता हूँ। ठीक है, डीपीएसपी हमारा एक और हमको प्रावधान देता है, जैसे कि भाई काम पाना, हमको भाई हमको काम चाहिए। ठीक है, हमको एजुकेशन चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमको बुढ़ापा, बीमारी, ठीक है, इन सभी सिचुएशंस में हमको क्या पाने की ज़रूरत है, हमको पाने की ज़रूरत है लोक सहायता। लोक सहायता मतलब पब्लिक हेल्प। ठीक है, तो इस पर भी गवर्नमेंट काम करे। ठीक है, दूसरी बात ये कि जितना भी हमारा मजदूर वर्ग है, ठीक है, अब मान लो हमारे यहाँ लेबर है। ठीक है, जो लेबर है, जो मजदूर है, वो गरीब भी है, बट वो मजदूर बेचारा अपनी ठीक ठाक जीवन यापन कर रहा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट को यह है कि उसको भी स्वच्छ वायु मिले, उसको स्वच्छ पानी मिले पीने के लिए, जीवन स्तर में सुधार हो। ठीक है, उसको ये भी राइट है, उसकी ये इच्छाएं हैं। ठीक है, उसको क्या है ये इच्छाएं हैं। और ये सभी राइट किस में आते हैं, मैंने बताया था कल आपको, ये डीपीएसपी में तो है ही, और ये सभी राइट आते हैं आपके फंडामेंटल राइट में। और फंडामेंटल राइट में किसके, आर्टिकल नंबर 21 में, जो हमको बोलता है कि गरिमा के साथ जीने का अधिकार। गरिमा का मतलब सम्मान के साथ, डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार। ठीक है, कोई भेदभाव नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है, तो यही मतलब डीपीएसपी बोलता है कि भाई जब भी आप कोई कानून बनाएं, और जब वो कानून बनता है तो कानून की जो ये देखते हैं ना कि ये कानून जनता के हित में है या नहीं है, उस कानून को चेक किया जाता है 3 चीज़ों से। कौन से, एक तो फंडामेंटल राइट, भाई वो कानून किसी भी व्यक्ति का, किसी भी नागरिक का फंडामेंटल राइट हनन ना करे। ठीक है, प्लस वो डीपीएसपी में जाता है, डीपीएसपी के द्वारा चेक किया जाता है कि जो डीपीएसपी में दिया गया है कानून बनाने के लिए, वो इस कानून में समाहित है या नहीं है। ठीक है, प्लस वो जाता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। ठीक है, तो मतलब इस तरह हमारा जो भी गवर्नमेंट कानून लाती है उसकी चेकिंग इस टाइप से होती है कि इन चीज़ का भी किसी का भी एक उल्लंघन हुआ, सबसे बड़ी बात यदि इस कानून ने फंडामेंटल राइट का उल्लंघन किया, एबोलिश किया, तो वो कानून क्या हो जाएगा, वो निरस्त हो जाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट उसको क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। ठीक है, दूसरी बात एक और चीज़ होती है, जब हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको मैं बता दूंगा कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी लॉ का रिव्यू कैसे करता है। ठीक है, तीसरी बात मैं आपको बताने वाला था कि चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया समाज और आकांक्षा। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरी बात, अब हम पढ़ रहे हैं, उदाहरण के लिए भारतीय आकांक्षा है कि हम एक ऐसा समाज बनाएं जिसमें जातिगत भेदभाव ना हो। क्या ना हो, जातिगत भेदभाव ना हो। और आप समझ रहे हो कि आपने हिस्ट्री बहुत अच्छे लेवल से पढ़ी होगी, नहीं भी पढ़ी होगी तो हम जल्दी हिस्ट्री पढ़ाएंगे आप लोगों को। देखो भाई, सिंपल सी बात है, आज भी आप देखो हमारे आसपास क्या है, जातिवादी है, कास्टिज्म है, क्या है हमारे पास, जातिवाद है। ये बड़े स्तर पर है, बहुत लोग इसको प्राउडली लेके चलते हैं, जिनको इससे नुकसान नहीं हुआ है, और जिनको इससे नुकसान हुआ है वो इसको प्राउडली लेके नहीं चलते हैं, क्योंकि उन्होंने इसका भाई साहब भुगतान किया है एक बड़े लेवल पर। ठीक है, मैं आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं ओबीसी की बात कर रहा हूँ, मैं एससी की बात कर रहा हूँ, मैं एसटी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इन सब लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं इनके पूर्वजों ने ये चीज़ झेली होगी। और जब भारतीय संविधान बनाने की बात आ रही थी, आप खुद ही देख लीजिए, जब एससी कम्युनिटी के डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, वे भले ही कितने पढ़े लिखे थे। ठीक है, और जब वे कॉन्स्टिट्यूशन प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने तो उनका विरोध होने लगा। ठीक है, बहुत से लोग कहने लगे उसी संविधान सभा में कि भाई इनके द्वारा बनाया गया वो संविधान हम ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि उनमें जातिवाद था। ठीक है, उनमें ज्ञानवाद नहीं था, उनमें कास्टिज्म थी, नॉलेजिज्म नहीं थी। समझ रहे हो मेरी बात। तो भाई और कहीं जहाँ भी जातिवाद होगा, देखो जब आप टूटे रहोगे तो आपका विकास नहीं होगा। समझ रहे हो नहीं। अब मान लो, मैं कैसे बताऊँ, सपोज दैट ये एक ग्रुप है, ये क्या है, एक ग्रुप है, एक ग्रुप में 3 लोग हैं। ठीक है, उनको ये काम करना है,
उनको ये बिल्डिंग खड़ी करनी है 3 लोगों को, ठीक है। बिल्डिंग खड़ी करनी है 3 दिन में। कितने दिन में? 3 दिन में, मान के चलो 3 दिन में बोल रहा हूँ, ठीक है। यदि मिलकर तीनों काम करेंगे, तीनों अच्छे से मिलकर काम करेंगे, एक साथ काम करेंगे, तो हो सकता है पहले भी बिल्डिंग रेडी कर दें, ठीक है। या एक ब्लॉक बना रहे हैं वो ब्लॉक रेडी कर दें। बट यदि इन तीनों में भेदभाव रहेगा, वो बोलेगा नहीं भाई मैं इसके साथ काम नहीं करने का, ये छोटी जात का, ये बोलेगा नहीं भाई मैं भी नहीं करना, ये छोटी जात का है, ये बोलेगा भाई मैं नहीं करने का, इसमें जातिवाद है, हम इसलिए इसके साथ काम नहीं करेंगे जो ये ऊंची जाति का है। तो क्या होगा? काम होना ही नहीं है। और जब काम नहीं होगा तो विकास कैसे होगा? ये ब्लॉक बनेगा ही नहीं, तो डेवलपमेंट होगा कैसे? तो सिंपल सी बात है भाई कि जब भारत की संविधान सभा ने ये सब देखा, तो जब हम संविधान बना रहे थे, भारत की संविधान सभा जो संविधान बना रही थी, उन्होंने बोला भाई ये देखो ऐसा है, हमारे भारत की एक इच्छा है कि भाई जो समाज है जिसमें जाति है, भेदभाव है, उसको ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है। वे भी मान गए, ठीक है भाई चलो ठीक है, हम ऐसा कुछ प्रावधान करते हैं जिससे जातिवाद की जड़ें कमज़ोर हों और एक टाइम आने के बाद ख़त्म हो जाए। बट आज के टाइम में आप देख रहे हैं ऐसा होगा? हुआ या नहीं हुआ ना? अब भी उसको और भी बढ़ावा मिला है। गाड़ियों के पीछे लोग लिख लिख के जा रहे हैं कि हम जाट हैं, हम जाटव हैं, ठीक है, हम चमार हैं, हम अहीर हैं, हम पंडित हैं। तो वो कास्टिज़्म को और भी गहराई में ले जा रहा है, ना कि उसको ख़त्म कर रहा है। इसलिए इस बात पर मुझे थोड़ा एक सोचना पड़ता है। जब बाबा साहब ने कहा था, B.R. अम्बेडकर जी ने, कि भाई किसी भी देश का संविधान मैं कितना अच्छा बना दूँ, वो जब तक अच्छा नहीं होगा जब तक उस पर चलने वाले लोग अच्छे ना हो, मतलब जब तक उसको कानूनी रूप से पालन ना किया जाए, ठीक है। किसी भी देश का संविधान कितना ख़राब हो, यदि उसको पालन करने वाले लोग अच्छे हैं ना, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, तो वो भी संविधान बहुत बेटर है, मतलब वो भी कॉन्स्टिट्यूशन बेटर है। लेकिन जो कितना ही कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा हो और उसको कोई फॉलो ही नहीं कर रहा सही से, तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ देखें, अब ये एग्जाम्पल दिए गए जातिवाद कैसे ख़त्म किया जाए। देखो, जातिवाद ख़त्म करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 प्रावधान थे। ये मैंने ऑलरेडी नोट करा हुआ है सब कुछ पॉइंट ऑफ, क्योंकि मुझे पता है बाद में कई बार मेमोरी में याद नहीं रहता और मैं नहीं चाहता मेरे से कुछ छूटे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, आर्टिकल नंबर 14 की बात की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। मैं उम्मीद करता हूँ फंडामेंटल राइट आप पढ़ चुके होंगे। मैं लास्ट लेक्चर में बोला था कि नए लेक्चर में आने से पहले फंडामेंटल राइट्स प्लीज़ पढ़ के आना, ठीक है। आर्टिकल नंबर 14 क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 14 बोलता है कानून की समानता। क्या बोलता है? कानून की समानता। कानून की समानता का मतलब है भाई कानून के आगे सब इक्वल है, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे राज्यपाल हो, चाहे कोई भी हो, कानून के सामने सब इक्वल है, ठीक है। चाहे एक आम नागरिक हो, उसको सज़ा मिलेगी, ठीक है, सिंपल सी बात है। आर्टिकल नंबर 15 क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 15 बोलता है आपको कि भाई कोई भी लिंग के आधार पर, जेंडर के बेस पर, पहली बात तो ये, या कास्ट के बेस पर, ठीक है, या और अदर डिफरेंस जो लोगों के बीच में विभेद पैदा करता है उस पर, ठीक है, वो सब निषेध होगा। क्या होगा? उन सब पर रोक होगी। आर्टिकल नंबर 15 क्या बोलता है? उन सब पर रोक होगी। आर्टिकल नंबर 16 क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 16 बोलता है आपका कि भाई जो भी रोजगार होगा उसमें समानता होगी। क्या होगी? उसमें रोजगार होगा, उसमें समानता होगी, ठीक है। दूसरी बात आप देखोगे इसमें, ये क्या, आर्टिकल नंबर 17, आर्टिकल नंबर 17 बोलते हैं कि भाई जो अनटचेबिलिटी है, जो हमारे पूर्वजों ने बहुत टाइम तक अदर मैं बोल सकता हूँ लोगों के साथ, या मैं बोल सकता हूँ कि जो ऊंची जात के लोग थे जिन्होंने छोटी जात के लोगों के साथ अनटचेबिलिटी वाला अच्छे लेवल पर भूमिका निभाई है, तो उसको ख़त्म किया गया आर्टिकल नंबर 17 के द्वारा, आर्टिकल नंबर 17 के द्वारा, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 15 मैंने बता दिया कि जो भी आपका रिलीजन है, मूल वंश है, लिंग है, जेंडर है, जन्म का स्थान है, उसके आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये करता है भेदभाव को ख़त्म, ये करता है अनटचेबिलिटी को ख़त्म, ये बोलता है कि भाई रोजगार सबके लिए इक्वल होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 14 बोलता है कि जो भी हमारा कानून है वो सबके लिए इक्वल है। बट अब आपका एक बात उठेगा कि सर SC/ST OBC को तो रिजर्वेशन मिला हुआ है, ठीक है। बट एक बात का ध्यान रखना, आर्टिकल नंबर 15 का ब्रैकेट नंबर 4 ये बोलता है कि भाई देखो ऐसा है, जो भी हमारे SC/ST रिजर्वेशन क्यों दिया गया, मैंने आपको क्या बोला गया, मैंने बोला था ना इस ब्लॉक के बारे में, यदि ये इक्वल काम करेंगे तो ये ब्लॉक जल्दी तैयार होगा, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जब इनमें इतनी जातिवाद चीज़ें थी
ठीक है। एक वर्ग कमज़ोर है, वो विकास नहीं कर पाया क्योंकि ये ऊंची जात का था, ये बंदा ये ऊंची जात का था, तो ये स्ट्रोंग था। क्या था? स्ट्रोंग था। इसको पहले से ही अच्छा खान पीन और रोजगार को अधिकार सब मिला हुआ था, सम्मान, रिस्पेक्ट, डिग्निटी सब था। बट एक छोटी जात का लोग है, ठीक है। सॉरी, ये बार बार जात वाला वर्ड अच्छा नहीं लगता है, बट क्या करें, हमारा इतिहास ही काफ़ी बुरा रहा है इस चीज़ को लेकर, ठीक है। हमारा मतलब हमारे भारतीय लोगों का आज भी घृणा आती है कास्टिज्म पर, ठीक है। बट फिर भी मैं आपको बताऊँ, ये कमज़ोर है, ये कमज़ोर व्यक्ति है, ठीक है। ना तो इसको सही से खाने का अधिकार मिला, ना जीने का मिला, ना सम्मान मिला, ठीक है। तो ये कमज़ोर व्यक्ति है, इसको इसकी बराबरी पे आने के लिए क्या चाहिए? टाइम चाहिए ना, सुविधाएं चाहिए ना। भाई तुम्हारे तो ज़मीन है, मान लो इस व्यक्ति के ज़मीन है 10 बीघा, 100 बीघा, 50 बीघा, बट इस व्यक्ति की ज़मीन नहीं है। इस व्यक्ति के पास इतना पैसा नहीं है कि बच्चों को पढ़ा दे। ये अपनी 10 पीढ़ी को पढ़ा सकता है, 100 पीढ़ी को पढ़ा सकता है, एक पीढ़ी को नहीं पढ़ा पा रहा बेचारा। क्योंकि इसकी कमज़ोर की स्थिति का कारण कौन है? यही तो है भाई, यही तो है, समझ रहे हो नहीं? तो इसलिए आर्टिकल नंबर 14, सॉरी थोड़ा गोच पोच हो गया, इसको कर देता हूँ, अच्छा नहीं लगेगा नहीं। तो आर्टिकल नंबर 15 बोलता है कि भाई देखो, जितना भी SC ST डिवीज़न है, आर्टिकल नंबर 15 का ब्रैकेट 4 बोलता है कि जो रिजर्वेशन है समान अवसर मिले इसलिए दिया गया है। पहली बात, कमज़ोर वर्ग को। दूसरा, विकास की धारा में उनको जोड़ा जा सके, ठीक है। तो इसलिए आर्टिकल नंबर 15/4, आर्टिकल नंबर 16 का 54 जो रिजर्वेशन की बात कर रहा है, ठीक है, ये दोनों देते हैं SC ST को रिजर्वेशन, ठीक है। ये बोलते हैं कि भाई ठीक है, आर्टिकल नंबर 16 मैंने बताया, लोग जो भी हमारा रोजगार है, सरकारी रोजगार है, उसमें हमको समानता मिलनी चाहिए, उसमें किसी भी टाइप का भेदभाव नहीं होना चाहिए। बट 14 के द्वारा, आर्टिकल नंबर 16 के ब्रैकेट 4 में के द्वारा SC ST को रिजर्वेशन भी इसलिए दिया गया है कि समान अवसर मिले उस कमजोर वर्ग को या OBC को, और विकास की धारा में उसको जोड़ा जा सके, ठीक है। अब कहोगे सर ये तो काफ़ी पुरानी बातें हो गई हैं, ये है वो है। ज़्यादा उदाहरण नहीं, मैं आपको 20 साल पीछे ले जाता हूँ, 20-25 साल पीछे ले जाता हूँ। एक केस आया था कर्नाटका वर्सेस अप्पा बालू इंगले केस 1993 में। भाई साहब देखो, देश आज़ाद हुए इस टाइम पर अच्छे 50 साल के पास जाने को थे, ठीक है। दलितों को मंदिर प्रवेश से रोका गया। तब अदालत ने आर्टिकल नंबर 17 जो कि अनटचेबिलिटी का है के तहत दोषियों को सजा दी गई। क्योंकि उनको क्या कह के रोका गया? उनको ये रोका गया भाई इस केस में कि भाई दलित मंदिर में प्रवेश नहीं करेगा, ना ही हमारे घड़े से पानी पिएगा मटके से, ठीक है, ना ही हमारे तालाब को छुएगा। तो वो नहीं छुएगा, किस चीज़ को दिखा रहा है? अनटचेबिलिटी को दिखा रहा है। तो कर्नाटका कोर्ट ने आर्टिकल नंबर 17 के तहत दोषियों को सजा दी थी, ठीक है। देखो ना, आप खुद ही देखो कितना घृणात्मक ये चीज़ है कि एक इंसान दूसरे इंसान को इंसान नहीं समझ रहा है, ठीक है। तुम चलते फिरते कुत्तों को तो टच कर दोगे, बट उसको नहीं टच करना है एक इंसान को। समझ रहे हो किस लेवल की मानसिकता थी, ठीक है। उससे बाहर आए आप सभी, और मैं मानता हूँ कि आप लोग अब आने वाले टाइम में सिविल एस्पिरेंट बनेंगे, एस्पिरेंट हो, और आप ब्यूरोक्रेसी में जाएंगे, ठीक है। तो चाहे कोई भी जात हो, उससे पहले उस इंसान का इंसानियत देखनी है, ठीक है। जात तो बिल्कुल भी देखी नहीं है, ठीक है, वो चीज़ें ख़त्म करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया क्या क्या प्रावधान दिए सरकार ने हमको ऐसा समाज बनाने के लिए जिसमें जातिगत भावनाएं ख़त्म हो जाए। जातिगत तो छोड़ो, हम तो यहाँ औरतों और आदमियों में भेदभाव करते थे। आदमी मर जाए तो औरत को सती प्रथा फॉलो कर लो, ठीक है। सती प्रथा आप समझ रहे हो, आदमी मर गया उसकी चिता पे औरत उसकी जलेगी, चाहे वो भले ही जिंदा हो, सही हो, हष्ट पुष्ट हो, ठीक है। ये कहाँ का रूल था यार, सब बकवास थे, ठीक है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। देखो, अब इसी बेस पर जब हमने भारत की बात कर ली, जातिवाद ख़त्म किया जाए, तो दक्षिणी अफ्रीका में एक उस टाइम पे मूवमेंट चल रहा था बहुत पहले, दक्षिण अफ्रीका में नस्ली भेदभाव, ठीक है, मतलब ब्लैक एंड वाइट वाला, ठीक है, का उदाहरण है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल मैंने ये भी दे दिया। अब जो हमारा नया और कॉन्स्टिट्यूशन जो अफ्रीका में आया था, नया कॉन्स्टिट्यूशन आया था, उसने सीधा बोल दिया भाई सरकार को हम इस काबिल बना रहे हैं कि वह नस्लीय भेदभाव मिटा सके, ठीक है। ये एक दक्षिण अफ्रीका की मैं हकीकत आप लोगों के सामने बयां कर रहा हूँ, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका में ये मैंने बताया नस्ली भेदभाव कैसे, क्योंकि मैंने आपको बताया वहाँ पे ब्रिटिश लोग भी अपना राज करते थे, वहाँ गोरे बढ़ गए, फिर काले गोरे काले का भेद हो चुका था। ठीक है, चलिए। भारत में संविधान निर्माता की इच्छा थी कि समाज की प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी चीज़ें और शिक्षा सब कुछ मिलना चाहिए। जब संविधान सभा के द्वारा और संविधान प्रारूप समिति के द्वारा संविधान बनाया जा रहा था, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये ऐड किया गया कि भाई हमारे एवरी सिटीज़न को, किसको, एवरी जो हमारे सिटीज़न है, जो हमारे सिटीजन्स है, ठीक है, उनको क्या मिलनी चाहिए, प्रत्येक नागरिक को क्या मिलना चाहिए, प्रत्येक नागरिक को मिलना चाहिए एक बुनियादी भौतिक चीज़ें। ठीक है, दूसरी बात बुनियादी मतलब भूखमरी से दूर, उसको खाने के लिए खाना मिलना चाहिए। ठीक है, और एक जगह से दूसरी जाने के लिए गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए, उसको शिक्षा मिलनी चाहिए, ये सब मिलना चाहिए। ठीक है, और जिस आधार पर वह गरिमा और सामाजिक आत्मसम्मान से भरा हुआ जीवन जी सके। इसी का एक एग्जांपल देता हूँ, आर्टिकल नंबर 21 का ए। ठीक है, आर्टिकल नंबर 21 है, तो आर्टिकल नंबर 21 ए क्या है, आर्टिकल नंबर 21 है 86th अमेंडमेंट, संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। आप देखते हैं ना, गवर्नमेंट स्कूल जितना भी है वो क्या आपको 16 ईयर से लेके 14 ईयर तक क्या देता है, मिड डे मील भी देता है और निःशुल्क एजुकेशन भी देता है। ठीक है, वो आप ये देखें, इसका मैंने यहाँ लिखा हुआ है, मैं यहाँ दिखा देता हूँ। एजुकेशन आर्टिकल नंबर 21 है, 86 अमेंडमेंट के द्वारा हुआ, 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। ये बोलता है कि भैया 6 साल से लेके और 14 साल तक के बच्चों को हम निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देंगे। पर्पज़ क्या है, पर्पज़ क्या है एजुकेशन देने का 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और रेगुलर देना? देखो सिंपल सी बात है, सोशल इक्वालिटी बढ़ेगी। जब लोग पढ़ेंगे, अच्छे से समझदार होंगे, तो वे समझेंगे कि भाई जातिवाद भी कितनी गलत चीज़ है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, चाइल्ड लेबर कम होगी। जितने भी बच्चे बेचारे चाय के खोखे पर बैठ रहे हैं या कारखानों में काम कर रहे हैं, जिनसे ज़बरदस्ती काम लिया जा रहा है, तो वो कम होगा। वो जब बच्चा पढ़ेगा, कोई भी इंसान जब पढ़ता है ना, तो वो एक बेस्ट ह्यूमन कैपिटल के रूप में बनता है। हम भी एक देश की ह्यूमन कैपिटल है। जैसे एक मशीन प्रोडक्ट बनाती है, तो हम भी कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल। हम पे जब गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करेगी, इन्वेस्टमेंट करती है, तो हमारी क्या बढ़ती है, हमारी क्वालिटी बढ़ती है। क्वालिटी बढ़ती है तो हम विकास की धारा को और भी तेज़ी में लाते हैं। ठीक है, आज मैं मान लो मुझे पढ़ा रही है गवर्नमेंट, मैं अच्छे से पढ़ रहा हूँ, तो मैं हो सकता है मैं आने वाले टाइम में साइंटिस्ट बन जाता हूँ। साइंटिस्ट बनने के बाद मैं एक नई विशाल का निर्माण करता हूँ, एक मिसाइल का निर्माण करता हूँ, एक अंतरिक्ष स्पेस का निर्माण करता हूँ, उसमें जाने के लिए, सॉरी स्पेस में जाने के लिए एक स्पेस क्राफ्ट का निर्माण करता हूँ। तो ये विकास किसके हित में है, देश के तो हित में है। तो मतलब चाइल्ड लेबर कम होगी। दूसरी बात, गरीबी और पिछड़े वर्गों को आगे लाया जाएगा। जो गरीब हैं भाई, वे अच्छा पढ़ेंगे लिखेंगे, अच्छा रोजगार मिलेगा, उनकी अच्छी इनकम होगी, तो उनके आने वाली पीढ़ी भी अच्छे रास्ते पे चलेगी। तो मतलब ये पर्पज़ था इसको लाने के लिए। किसको लाने के लिए? आर्टिकल नंबर 21A, जो 86 अमेंडमेंट के द्वारा आया था। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे कि हमारे लाइफ में एजुकेशन का कितना इंपॉर्टेंस है। एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ नौकरी पाने का साधन नहीं है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। एजुकेशन जो है वो आपको ह्यूमन कैपिटल बनाने का एक रिसोर्स है। आप सभ्य समाज का निर्माण कर सके, इसलिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी होती है। बट आज के टाइम में आदमी स्किल्स की ओर ध्यान दे रहा है। देखो आज का टाइम क्या है, लोग बोलते हैं भाई स्किल होनी चाहिए आपके हाथ में, नॉलेज नहीं होनी चाहिए। बट मैं बोलता हूँ नॉलेज और स्किल दोनों होनी चाहिए, तभी आप एक सभ्य समाज का, ठीक है, क्या बना सकते हो, निर्माण कर सकते हो। ठीक है, जहाँ पर आप दूसरों की फीलिंग का भी सम्मान करोगे। मान लो आपको स्किल्स आपने ले ली पैसा कमाने की, बट आप में करप्शन भी घुस गया है, भ्रष्टाचार भी आ गया है। ठीक है, जब आपकी ज़िंदगी में भ्रष्टाचार आ गया है, वो ख़त्म कैसे होगा? जब आपको नॉलेज होगी। नॉलेज किस चीज़ की होगी? सोशल नॉलेज होगी कि भाई मैं दूसरे का हक का नहीं खा सकता हूँ। समझ रहे हो ना मेरी बात? तभी दूसरे के हक को भी उसके हक की रोटी मिलेगी और वो भी आगे बढ़ेगा। जब वो आगे बढ़ेगा तो देश का भी निर्माण होगा ही होगा। सिंपल सी बात है नहीं? चलिए, तो मतलब कहने का यही है। ठीक है, इसलिए आज भी गवर्नमेंट जो ये पॉलिसी ला रही है, जैसे आपका एक
अन्नदाता योजना हो गई है, ठीक है, फसल बीमा योजना हो गई है, वो सबको ध्यान में रखते हुए ला रही हैं, ठीक है। जैसे मनरेगा स्कीम चली थी, अभी बात करेंगे उस बारे में आगे आएगा। जैसे जैसे हम भारतीय संविधान को पढ़ते हैं हमें पता चलता है कि ऐसा सामर्थ्य प्रदान करने वाले प्रावधानों को हमारे संविधान की प्रस्तावना का समर्थन प्राप्त है। सिंपल सी बात है, कैसे प्रावधानों को सामर्थ्य मिला हुआ हमारे संविधानों को कि भाई देश को आगे बढ़ाया जाए, लोगों की गरिमा का ध्यान रखा जाए, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम संविधान के प्रस्ताव, और ये संविधान के मौलिक अधिकारों वाले भाग में पाया जाता है। किसमें? मौलिक अधिकार। हमारे फंडामेंटल राइट हमको बहुत कुछ देता है, और कोई भी, मैंने बताया आपको, कानून बनता है तो सबसे पहले उसकी चेकिंग फंडामेंटल राइट पर ही होती है। फंडामेंटल राइट हमको ये राइट देता है कि हमको डिग्निटी के साथ जीना है, आर्टिकल नंबर 21 जो बोलता है। हमको निःशुल्क एजुकेशन उपलब्ध होनी चाहिए, 21A जो बोलता है, बाद में जोड़ा गया बट है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही, ठीक है। हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच मिली हुई है आर्टिकल नंबर 19 के तहत। हमको फंडामेंटल राइट में मिला हुआ है हमको भाई सबको कानून की नज़र में एक समान देखा जाए, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, आर्टिकल नंबर 14 देता है। तो ये सारी बुनियादी जो सुविधाएं हैं, ठीक है, ये हमको फंडामेंटल राइट में मिली हुई है। इसलिए बोलते हैं कि संविधान की प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना मतलब प्रियम्बल और मौलिक अधिकार वाले भाग हमको मजबूत बनाते हैं। आप कहोगे सर प्रियम्बल अभी आप जब ये लेक्चर कंप्लीट हो जाए तो प्रियम्बल और डीपीएसपी को जरूर पढ़ के आना, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के उसमें ही हम बात करेंगे। चलिए प्रियम्बल देखते हैं। देखो भाई, प्रियम्बल जो है आपको पता होगा, नेहरू जी जो थे, एक यदि आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ चुके होंगे तो आप समझोगे कि नेहरू जी जो थे हमारे, वो 1935 के अराउंड मेरे ख्याल से एक लाए थे उद्देशिका पत्र, ठीक है। उद्देशिका पत्र मतलब कि जब हमने ये डिसाइड किया था कि भाई जो संविधान बनाएंगे वो भारतीय लोग बनाएंगे, तो उसके बाद एक गवर्नर जनरल ने चैलेंज दिया था, अरे यार तुम लोग क्या बनाओगे, तुम नहीं बना सकते संविधान। जब मोतीलाल नेहरू जी ने एक पत्र रेडी करा था, मोतीलाल नेहरू जी ने, ठीक है, में भी हो सकता है जवाहरलाल नेहरू, बट मुझे पता है मोतीलाल नेहरू जी ने एक उद्देशिका पत्र जारी किया था 1935 में। 1935 हो सकता है, उसके आसपास का हो सकता है, देख लेना एक बार। उन्होंने एक उद्देशिका पत्र जारी किया था, इसको हमने बोला था मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उन्होंने बात करी थी इसमें जुडिशरी की, न्याय की बात करी थी, फ्रीडम की बात करी थी, समानता की बात करी थी। उन्होंने बोला भाई जो न्याय होगा, जो जस्टिस होगा, वो सबको इक्वल होना चाहिए। पहली बात तो ये, चाहे वो फिर सोसाइटी के बेस पर हो, चाहे वो इकोनॉमी के बेस पर हो, फिर वो चाहे पॉलिटिक्स के बेस पर हो, ठीक है। फिर उन्होंने बोला भाई जो हमारी फ्रीडम है वो हम अपने धर्म को मानने की फ्रीडम होनी चाहिए। पहली बात, हम किसकी पूजा करते हैं वो हमें फ्रीडम होनी चाहिए, चाहे हम एक पत्थर की पूजा कर रहे हैं, चाहे किसी भी चीज़ की हो रही है, तो हमको फ्रीडम होनी चाहिए। हमको बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है, तो मतलब ऐसे। फिर वो बोलता है कि भाई एक और पार्ट होता है उद्देशिका में जिसको बोलते हैं हम समता, मतलब समानता। हमको भाई रोजगार में समानता मिलनी चाहिए, सम्मान होना चाहिए, चाहे हम अमीर हो, चाहे हम गरीब हो, चाहे हम लेबर हो, चाहे हम कोई इंजीनियर हो, सबको सम्मान की नज़र से देखा जाना चाहिए। ये उद्देशिका पत्र आगे चलकर जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उसको नाम दिया गया ऐड करके प्रियम्बल, प्रस्तावना। क्या बोला गया? प्रस्तावना, ठीक है। चलिए कैसे, देखो प्रस्तावना में बोला गया कि भाई जो भी न्याय है वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लेवल पर सबको मिलना चाहिए। आप बोलोगे सर आर्थिक लेवल पर, जैसे मनरेगा योजना आपको याद होगा, नहीं होगा मैं बताता हूँ। मनरेगा योजना एक ऐसी योजना है जो 100 दिन का रोजगार देती है सभी ग्रामीण परिवारों को, जो विलेज में लोग रह रहे हैं, मजदूरा वर्ग जो है, सबको गारंटी देती है कि भाई आपको 100 दिन का रोजगार हम देंगे, उसका भुगतान भी हम करेंगे। पहली बात तो ये, ठीक है। तो जब वो गवर्नमेंट ये योजना लाई है तो वो क्या बोल रही है? वो बोल रही है भाई प्रियम्बल में जो न्याय दिया गया है ना, आर्थिक न्याय, उस पर हम आपके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। भाई पैसा होगा, थोड़ा सा इकोनॉमी तो खाएगा, थोड़ा आदमी सेविंग करेगा, थोड़ा अच्छा पहनेगा, इसलिए, ठीक। दूसरी बात है सामाजिक न्याय की बात करता है कि भाई आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। पहली बात, आपको राजनीतिक न्याय होगा। राजनीतिक न्याय मतलब आप इसका एग्जाम्पल समझ सकते हो, आप पंचायती चुनाव होते हैं हमारे यहाँ, है ना, इसमें महिलाओं और SC और ST को, महिला जो कि
ये पिछड़े लोग थे, ये दोनों की स्थिति बहुत ख़राब थी भाई, ठीक है। इनको विकास की धारा में लाने के लिए क्या दिया गया था भाई, 2/3 सीट्स पर इनको क्या होगा, रिजर्वेशन मिलेगा इलेक्शन सीट्स पर, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात। तो आप बोल सकते हो कि राजनीतिक न्याय भी मिला है, सबको मिलेगा, ठीक है। अब प्रीएम्बल में एक पार्ट और है, न्याय के बाद बात करता है फ्रीडम की, भाई सबको अपनी फ्रीडम होनी चाहिए, ठीक है। किसी भी धर्म को मानने की, किसी भी चीज़ पर विश्वास करने की, किसी की भी पूजा करने का एक तरीका वर्शिप का अलग होना चाहिए, या कोई अलग तरीका है तो हम उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, किधर भी आना जाना हो सकता है, एक देश के कोने से लेकर दूसरे देश के कोने में, विदेश में जाना, एक देश से दूसरे देश में जाकर व्यापार करना, या एक राज्य में जाकर दूसरे राज्य में व्यापार करना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। समता होनी चाहिए भाई, प्रतिष्ठा होनी चाहिए, सबका सम्मान होना चाहिए, अवसर सम्मान होने चाहिए, मतलब ये बात हमारे प्रीएम्बल में की गई है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आप मेरी बात समझ रहे हो ना कि प्रस्तावना क्या है। मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया इस प्रस्तावना का आपको, इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस पूरे जो हमने हेडिंग पढ़ा था, ठीक है, अब उसका एक कंक्लूजिंग पॉइंट आता है। क्या आता है कंक्लूजन पॉइंट? कंक्लूजन ये बोलता है कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का चौथा काम ये है कि वह सरकार को ऐसी क्षमता या ऐसी एफिशिएंसी दे जिससे वह जनता की इच्छाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए अच्छी सिचुएशन या परिस्थितियों का निर्माण कर सके। ये इसका पूरा का कंक्लूजन था पूरे पॉइंट का जो हमने यहाँ पढ़ा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सॉरी थोड़ा बहुत तो ये मैसी हो गया है बट आप लोग समझ जाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखें, राष्ट्र की बुनियादी पहचान किसकी? राष्ट्र की बुनियादी पहचान, हमारे देश की बुनियादी पहचान किससे है बताओ? हमारे देश को डेमोक्रेटिक कंट्री बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे पास डेमोक्रेटिक से रिलेटेड क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है। देखो, अगर कोई व्यक्ति कहे कि हम लोकतांत्रिक और समानता वाले देश के रहने वाले हैं तो ये सोच संविधान से आती है, किसी व्यक्ति का धर्म या धर्म से नहीं, ठीक है। इसलिए कहा गया है कि संविधान ही समाज की बुनियादी पहचान है। आज हमारे देश में बोला जाता है, मतलब विदेशों में बोला जाता है हमारे देश के बारे में कि इंडिया एक बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। और इंडिया के पास सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। हमको डेमोक्रेटिक कंट्री क्यों बोला गया, या हमको इक्वलिटी वाला देश क्यों बोला गया? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उस बेस पर है। यदि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिकन होता तो सॉरी जो हमारा ये मोनार्की पर होता कॉन्स्टिट्यूशन, मोनार्की मतलब ये जो राजा वाला होता, तो शायद हम डेमोक्रेटिक नहीं होते। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो मतलब कहने का वही है कि संविधान जिस देश का जैसा है उसकी पहचान उस बेस पर ऐसी होती है अदर कंट्रीज में, ठीक है। आज भी आप अदर कंट्री में चले, अच्छा यू आर इंडियन और यू आर रिलेटेड टू बिग डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है। क्योंकि हमारे पास क्या है? डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है। यदि मोनार्की वाला कॉन्स्टिट्यूशन होता तो शायद जैसे राजा का बेटा राजा बनेगा, तुम्हारा डेमोक्रेसी तो है ही नहीं। पहली बात तो ये समझ रहे हो ना? तो इसलिए राष्ट्र की बुनियादी पहचान किससे होती है? सिंपल सी बात है, संविधान से होती है, ठीक है। फालतू का इधर का पढ़ने का नहीं, मैंने आपको एक मोटा मोटा बता दिया, ठीक है। आइए अब थोड़ा सा ये देखते हैं। देखो, सरकार की किसी भी नागरिक को किसी भी धर्म का पालन करने की आज्ञा नहीं दे सकती। ये क्या है? सरकार की शक्ति पर सीमा। क्यों है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला गया है? आर्टिकल नंबर 25 और 28 के बीच में सभी को अपने धर्म को, विभिन्न धर्म या जो भी चीज़ का जो धर्म को, धर्म की स्वतंत्रता देती है। क्या? धर्म की स्वतंत्रता है, ठीक है। रिलीजन की फ्रीडम है। 25 से लेकर 28 तक आर्टिकल हमको यही प्रोवाइड कराता है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, किसी की पूजा कैसे कर सकते हो, ठीक है, और उसका प्रचार भी कर सकते हो। मतलब कहने का कि सरकार किसी भी नागरिक को किसी धर्म का पालन करने या ना करने की आज्ञा नहीं दे सकती, क्योंकि हमको छूट मिली है, हमको कैसे किस धर्म की आज्ञा और पालन करनी है, ठीक है। तो ये क्या है? ये शो कर रही है सरकार की पावर्स पर लिमिटेशन। और ये कौन शो करा रहा है? ये करा रहा है हमारा फंडामेंटल राइट जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, ठीक।
मैं फिर बोल रहा हूँ, प्लीज़ जाकर लक्ष्मीकांत से फंडामेंटल राइट का एक टॉपिक पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद पढ़ लेना चाहे। आगे बढ़ते हैं। सरकार को आय और संपत्ति के असमानता को कम करने का प्रयास करना चाहिए। यह कहाँ बात कह गई है? ये डीपीएसपी में बोला गया। डीपीएसपी सीधा बोलता है कि गवर्नमेंट जो है इनकम और प्रॉपर्टी की जो इक्वालिटी है, अनइक्वालिटी है, उसको कम करने का प्रयास करना चाहिए। पहले हमारे यहाँ जब देश आज़ाद हुआ था तो बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स थे जिनके पास कहीं कहीं बीघा ज़मीन है, कहीं कहीं बीघा ज़मीन है। फिर क्या हुआ? गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट ने क्या करा, उनकी एक लिमिटेशन बना दी गई है कि भाई तुम इतनी ज़मीन रखो। जो बड़ा हिस्सा है ज़मीन का आज़ादी के टाइम पे जो भी बड़े बड़े जमींदार थे उनकी ज़मीनों को बांट दिया गया भूमिहीन लोगों में, ठीक है। दूसरी बात, राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री को नियुक्ति करने की शक्ति है। ये सरकार की शक्तियों का डिस्ट्रीब्यूशन बोलता है कि जैसे भाई देखो, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा, प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति कैबिनेट को नियुक्त करेगा, ठीक है। तो मतलब ये क्या है? ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है सरकार की शक्तियों का, ठीक है। दूसरी बात, संविधान का वह सर्वोच्च कानून जिसका सभा को पालन करना पड़ेगा, सभी को पालन करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक हमारा सबसे ऊंचा कानून है, वो कानूनों का भी कानून है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये क्या दिखा रहा है? ये संविधान की उच्चता दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? संविधान की उच्चता। यदि संविधान के में बोल दिया गया है भाई सब कानून के समान है, तो सभी कानून के समान है। पहली बात तो ये। यदि आर्टिकल नंबर 17 बोल रहा है कि अनटचेबिलिटी खत्म है, तो खत्म है भाई। और आप देख भी रहे होंगे कितने बड़े स्तर पर इस चीज़ को फॉलो किया जाता है। हो सकता है 1-2% कुछ हिस्से हों जहाँ भी ये काम चल रहा है अनटचेबिलिटी वाला, ठीक। भारत के नागरिक किसी खास नस्ल, जाति या धर्म तक सीमित नहीं है। जरूरी नहीं कि एक ही धर्म के लोग होंगे इस देश में, ठीक है, या एक ही जाति के लोग, ऐसा नहीं है। तो समानता और धर्मनिरपेक्षता की बात करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। आप इस चीज़ को समझ लीजिए। प्रधानमंत्री नियुक्ति की शक्ति, सरकारी शक्तियों का वितरण में कैसे बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे बात कर रहा हूँ। सपोज दैट हमारा राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति नियुक्ति फिर किसकी करता है? हमारी कैबिनेट की, मंत्रिमंडल की, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात? ऐसे। और कैबिनेट के कहने पर ही राष्ट्रपति क्या लगाएगा? लास्ट चैप्टर में मैंने बताया था, लास्ट लेक्चर में, कि कैबिनेट की सलाह पर ही राष्ट्रपति इमरजेंसी लगाएगा, आपातकाल लगाएगा। क्या लगाएगा? आपातकाल। ठीक है। तो कैसे देखो डिस्ट्रीब्यूशन है शक्ति होगा। जिसने राष्ट्रपति ने इस कैबिनेट को सेलेक्ट किया है वही कैबिनेट की परमिशन से राष्ट्रपति आपातकाल लगाएगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है, ठीक है। चलिए, अधिकतर देशों में संविधान जो है, अधिकतर देशों में संविधान लिखित दस्तावेज के रूप में होता है। कैसा? लिखे हुए दस्तावेज में होता है। बट जरूरी नहीं कि हर किसी में लिखे रूप में हो या रिटर्न में हो। किसी देश का कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी नहीं है, ठीक है। राज्यों के बारे में प्रावधान करता है, बताता है कि राज्य का गठन कैसा हो और किस सिद्धांतों का पालन किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे यहाँ या किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन उस देश का रूल बुक होता है, ठीक है, कि देश कैसे चलेगा, किस बेस पे चलेगा, किस कानून पर चलेगा, ठीक है। लेकिन कुछ देशों में, जैसे इंग्लैंड के पास, ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जो रिटर्न बेस हो। ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन है जो रिटर्न बेस है, ठीक है, या जिसे संविधान कहा जा सके। बल्कि उसके पास उसके जो भी पेपर्स हैं, जो भी दस्तावेज हैं और जो डिसीज़न है, उनकी एक लंबी सीरीज़ है, ठीक है, जिनको संवैधानिक रूप से जिसको वे जॉइंट रूप से संविधान कहते हैं। मतलब उनके दस्तावेज, जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं और जो उनके फैसले हैं, जितने भी फैसले रहे हैं, उन सब की एक श्रृंखला, एक सीरीज़ है, ठीक है, जिसे हम संविधान कहते हैं। बस इतना है, ठीक है। आइए, इसलिए संविधान वह डॉक्यूमेंट है जो उन कार्यों करने का प्रयास करता है जिसका हमने ऊपर अभी जिक्र करा है। जैसे लोगों में समानता देना, लोगों की आकांक्षा और आपके जो लक्ष्य हैं उनको गवर्नमेंट को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए पावर देना, ये सब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका।
भाई हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको यदि हमने कॉन्स्टिट्यूशन तो बना दिया, पर उसको अप्लाई कैसे करेंगे उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो भाई कोई संविधान कैसे अस्तित्व में आता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, किसने संविधान बनाया है, ठीक है, कितनी शक्ति है, ये सब बारे में बात करेंगे। चलिए, सबसे ज़्यादा जो सफल संविधान है वो भारत का है, दक्षिण अफ्रीका का है और अमेरिका का है। देखो सिंपल सी बात है, ये सिंपल बात बोली गई है और ये बात बहुत बड़े लेवल पर सच्चाई दिखाती है। ठीक है, जिन्हें एक सफल राष्ट्रवादी आंदोलन के बाद बनाया गया है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले हमारे यहाँ बहुत सारे मूवमेंट हुए। 1857 रिवोल्ट हुआ, 1857 की क्रांति हुई। ठीक है, किसानों को लेकर विद्रोह हुए। ठीक है, जनजातीय विद्रोह हुए, बहुत सारे विद्रोह हुए। देश आज़ादी में हमारे क्रांतिकारियों ने बहुत वीर गति प्राप्त करी हैं। ठीक है, और हमारे नेताओं ने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है जब जाकर हमको आज़ादी मिली। तो सिंपल सी बात है, दक्षिण अफ्रीका का भी यही हाल था, अमेरिका का भी यही हाल था और भारत का भी यही हाल था, जिन्होंने एक सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद अपने देश का संविधान बनाया, क्योंकि वे समझ चुके थे कि हमारे लोगों को अब क्या चाहिए। ठीक है, संविधान सभा ने दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 के बीच में हमारा संविधान बनाने को रेडी कर दिया। ठीक है, संविधान को बहुत ही बड़े लेवल पर वैलिडिटी मिली, सब लोगों ने इसका समर्थन मिला, क्योंकि ऐसे लोगों ने बनाया था जिन्होंने हमारी फ्रीडम में भी अच्छे लेवल पर रोल निभाया और जिन पर लोगों का विश्वास था, जिनके पास समाज के अलग अलग वर्गों से सीधा संवाद करने का सम्मान प्राप्त की क्षमता थी। अब मान लो मैं इसका एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ आप लोगों के लिए कि देखो ऐसे मान के चलते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो देश आज़ादों में सबका रोल था, चाहे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी हों, ठीक है, चाहे हमारे सुभाष चंद्र बोस हों, ठीक है, या हमारे B.R. अम्बेडकर जी हों, या हमारे महात्मा गांधी जी हों, या हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हों। ठीक है, इन सब और भी अन्य लोग, बहुत सारे लोग, मैं नाम नहीं ले सकता सबका, लेकिन बहुत सारे लोग, ठीक है, जिनकी वजह से हमको आज़ादी मिली। अब मान लो नेहरू जी भी बैठे हैं, B.R. अम्बेडकर भी बैठे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी बैठे हैं, अम्बेडकर जी भी इनडायरेक्टली रोल निभा रहे हैं, ठीक है, संविधान बनाने में, और इन लोगों पर हमें विश्वास है, ये जनता है, इन सबको विश्वास है, ये उस देश की जनता है, इन सबको विश्वास है भाई हाँ यार ये ना होते तो हमें आज़ादी ना मिलती, और यही हमको हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। तो कितनी अच्छी बात है, क्योंकि हमको पता है इनकी वजह से हमको फ्रीडम मिली है, आज़ादी मिली है, इन्होंने हमारे लिए संघर्ष करा, इसलिए जो भी करेंगे देश हित में करेंगे, होगी। और सब जनता से जुड़े हुए थे, सब A to Z जनता से जुड़े हुए थे, जनता के बीच में जाके अपनी बातें रखते थे और जनता उनको अपनी बातें सुनाती थी और उन पर काम करते थे। सिंपल सी बात है, तो विश्वास ट्रस्ट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना, और यही हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना दे तो क्या हमें विश्वास नहीं होगा। तो इसलिए हमारे देश में जो संविधान है उसको भारी वोट मिली, वैलिडिटी मिली, क्योंकि ऐसे लोगों ने बनाया था जो समाज पर अटूट विश्वास था और जिनके पास समाज के अलग अलग वर्गों से सीधा संवाद था। भाई जवाहरलाल नेहरू जी हैं, कम्युनिस्ट भी थे, और ये हमारे जो फार्मर्स हैं उन लोगों से भी जुड़े हुए थे, ठीक है, B.R. अम्बेडकर है, दलितों से जुड़े हुए थे, OBC SC/ST वर्ग, महिला वर्ग का भी सम्मान करते थे, ठीक है, महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ करा है। M.K. गांधी जी हैं, जमीनी स्तर से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल है, इन्होंने, आपको पता ही है कि कैसे अलग अलग जो हमारी क्या बोलते हैं ये थी, जो कि हमारी रियासतें थी, उनको देश अलग अलग हिस्सों में टूटा हुआ था, सभी रियासतों को मिला के एक देश बनाया। तो कितनी बड़ी बात है। तो लोगों को क्या भरोसा नहीं होगा इन पर? सिंपल सी बात है। अब भगवान में विश्वास हो या ना हो, बट इन पर विश्वास जरूर हो जाएगा। ठीक है, मेरा मानना ये है ना, कि हमारी आज़ादी में कितना बड़ा रोल निभाया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा यहाँ किसी को ठेस पहुँचाने का मतलब नहीं था, मतलब ये है कि भगवान पर सभी का विश्वास होता है, बट कहने का मतलब ये है कि हमने इन लोगों में भगवान का रूप देखा था जब हमारा देश आज़ादी पर की राह पर था और इन्होंने संघर्ष करे थे। चलिए
आइए आगे बढ़ते हैं। मैं ये बीच वाले पॉइंट्स इसलिए छोड़ रहा हूँ, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। संविधान के मौलिक प्रावधान। भाई संविधान के बेसिक प्रावधान क्या थे? पहली बात कि भाई एक सफल संविधान की विशेषता कि प्रत्येक व्यक्ति को आदर करने का, ठीक है, संविधान के प्रावधानों का आदर करने का कोई कारण अवश्य देता है, ठीक है। उदाहरण, बहुसंख्यकों को समाज के अल्पसंख्यकों से जुड़ उत्पादन करने की अनुमति दी गई हो, वहाँ अल्पसंख्यक के पास कोई कारण नहीं होगा कि वो संविधान का आदर करे। अब मान के चलो भाई, ये मैं क्या यहाँ बात करते हैं, ये एक कंट्री है, इसमें एक हिंदू है एक मुस्लिम है, ठीक है। यहाँ मान लो मुस्लिम बहुत ज़्यादा पावर में, ये हिंदुओं पर क्या कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। या मान के चलो हिंदू पावर में, ये मुस्लिम पर अत्याचार कर रहे हैं। जिस पर भी अत्याचार हो रहा है, क्या वो उस देश के कानून को लेकर खुश रहेगा? नहीं रहेगा ना, सिंपल सी बात है। यदि आज भी कास्टिज्म इस लेवल पे होता कि अनटचेबिलिटी होती, ठीक है, रोजगार नहीं मिलता दलित वर्ग को, तो क्या वो देश के कानून में विश्वास करते हैं? नहीं ना। तो मतलब कहने का यही है कि एक सफल संविधान की यही विशेषता है कि वो व्यक्ति को वो प्रावधान दे कि या वो काम करके दे जिससे व्यक्ति उस पर विश्वास कर सके, उसका सम्मान कर सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो प्रश्न पूछिए, समाज के कुछ बुनियादी नियम में ऐसी कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जिससे सभी लोगों को उन्हें मानने का कारण मिल सके, ठीक है। क्या प्रत्येक भारतीय नागरिक को एक नया ऐसा कारण देता है जिससे वे सामान्य रूप से समर्थन कर सके संविधान का, ठीक। वो मैंने आपको बता दिया, काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं, चाहे हमारा फंडामेंटल राइट हो, चाहे हमारे आर्टिकल नंबर 39A जिसमें बोला है निःशुल्क वकील सेवा मुहैया कराएगी सरकार, ठीक है। बहुत कुछ मिल रहा है, अच्छी एजुकेशन मिल रही है, आर्टिकल नंबर 21 एजुकेशन के लिए है, ठीक है। इसलिए वो समर्थन करेगा, वहाँ की पब्लिक संविधान का समर्थन करेगी, ठीक है। आइए, मेरे ख्याल से अब ख़त्म हो गया है। बस ये है कि संविधान कैसे बना। देखो, संविधान सभा ने जिसे अविभाजित भारत में निर्वाचित किया गया था, जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, जब दो देशों के बीच का बंटवारा नहीं हुआ था, उससे पहले बन चुकी थी हमारे यहाँ संविधान सभा। पहली बैठक हुई थी 19 दिसंबर 46 में, जिसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, बताएगा कोई? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, ये अध्यक्ष थे। 1935 में स्थापित प्रांतीय, और हाँ ध्यान रखना अस्थायी अध्यक्ष थे। 11 दिसंबर को दोबारा बैठक हुई 1946 में, जिसके स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए, बताएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, देखो 9 दिसंबर 1935 में स्थायी प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से संविधान सदस्य चुनाव हुआ। ध्यान रखना, अप्रत्यक्ष विधि से, इनडायरेक्ट मेथड से हुआ, डायरेक्ट मेथड से नहीं हुआ। कई बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था कि संविधान सभा के सभी सदस्य डायरेक्ट लोगों के द्वारा चुने गए थे, जबकि वो नहीं था, वो इनडायरेक्टली चुने गए थे। इनडायरेक्ट कैसे, मतलब मैं आगे बताऊंगा आपको। संविधान सभा की रचना लगभग उसी योजना के साथ हुई जिस हिसाब से ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति, कैबिनेट मिशन आया था, उसने जो योजना दी थी, ठीक। हमारे जो भी संविधान सभा, जो हमारी संविधान सभा का जो स्ट्रक्चर था, वो किस ब्रिटिश मंत्रिमंडल की योजना के बेस थे, वो तो कैबिनेट मिशन, ठीक है। हमारी संविधान सभा का जो स्ट्रक्चर था उसे डिसाइड किसने किया था, कैबिनेट मिशन ने, ठीक है, ध्यान रखना। कैबिनेट मिशन ने क्या बोला था भाई, प्रत्येक प्रांत, देसी रियासत, जितने भी प्रांत हैं, जितने भी राज्य हैं, देसी रियासत हैं, उनकी जनसंख्या के रेशो के हिसाब से ही हम क्या देंगे, सीट्स देंगे। सपोज दैट ये एक प्रांत है, यहाँ 20 लाख लोग रहते हैं, ठीक है। यदि यहाँ 20 लाख लोग हैं तो यहाँ कितनी सीटें होंगी, 2 सीटें होंगी, क्योंकि क्या बोला गया था
कि भाई 10 लाख की जनसंख्या पर ही हम आपको एक सीट देंगे। यदि 20 लाख है तो 2 सीट हो गई, है ना। मैं मान के चलता हूँ ऐसे, सपोज दैट ये भारत है, ये गुजरात प्रांत है, क्या ये गुजरात है या सिंध बोल सकते हैं। गुजरात उस टाइम ये सिंध था, सिंध में गुजरात और महाराष्ट्र दोनों आता था, ठीक है। क्या था, महाराष्ट्र और गुजरात दोनों मिलकर क्या बनाते थे, सिंध, ठीक है। अब जब ये सिंध बना रहे हैं, इसकी पॉपुलेशन हो गई दोनों की 10 लाख, ठीक है। मान के चलो मैं 30 लाख बोलता हूँ, कितना, 30 लाख। जब 30 लाख पॉपुलेशन तो कितने सीट मिलेगी, 3 सीट मिलेगी, क्योंकि क्या बोला गया 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदाय, भाई उस टाइम हमारे यहाँ कौन कौन से समुदाय जाते थे, मुसलमान, सिख और सामान्य, ठीक है, कि जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया। ये 3 हमको देखने को मिलते हैं। दूसरी बात, प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों को अपने प्रतिनिधियों को चुनना, जो समानुपातिक प्रतिनिधि का एकल संक्रमणीय मत है। इस बारे में हम आने वाले लेक्चर में बात करेंगे कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है और एकल संक्रमण क्या होता है। ये एक इनडायरेक्टली मेथड होता है किसी भी सदस्यों को चुनने का, पहली बात तो ये, ठीक है। फिर बात करिए, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को चुनाव का तरीका उनके परामर्श से तय किया जाएगा। जो भी देशी रियासतें थी, जैसे हमारे जम्मू कश्मीर की रियासत, हैदराबाद की रियासत थी, वहाँ के जो भी सदस्य चुने जाएंगे, जो वहाँ का प्रतिनिधि हैं, वो अपने बेस पर चुन सकते हैं, जो वहाँ हैंडल कर रहा है उन रियासतों को, चाहे राजा हो चाहे कोई हो, ठीक है। चलिए ये देख लीजिए, संविधान सभा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मोदी, चलो अध्यक्ष भाषण सुनाई देते हैं, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद जी, अम्बेडकर जी, नहीं। संविधान सभा का स्वरूप, ठीक है। देखो भाई, देश में विभाजन होने के बाद सदस्यों की संख्या 299 रह गई थी, ठीक है। और 26 नवंबर 1949 को जब देश आजाद हो 284 हो गई थी, उपस्थित थे उस टाइम पे, ठीक है। हमारे लेक्चर थोड़ा लंबा होने को जा रहा है, 1 घंटा होने को जा रहा है, बट मेरे ख्याल से थोड़ा सा बचा है, लेक्चर ख़त्म हो जाएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, ज़्यादा इम्पोर्टेंट अब कुछ बचा नहीं, फटाफट ख़त्म करते हैं, ठीक है। आइए, उपमहाद्वीप विभाजन से उपजी हिंसा के भी संविधान का निर्माण का काम हुआ। पहली बात तो ये, जब हमारा क्या होता था, पार्शल हो रहा था, मतलब कहने का, जब देश 2 हिस्सों में बट रहा था, तो उस टाइम हिंसा हो रही थी हिंदू मुस्लिम की, पहली बात तो ये। फिर भी संविधान निर्माताओं ने धैर्य रखा और धैर्य रखकर बिना किसी दबाव को लिए एक बढ़िया संविधान आप लोगों के लिए बनाया। भारतीय संविधान ने नागरिकता की एक नई अवधारणा पेश करी, ठीक है। अल्पसंख्यकों न केवल सुरक्षित होंगे बल्कि धार्मिक पहचान के अधिकारों भी प्रभाव पड़ेगा। कि भाई बोला गया था ना, भाई जिसको पाकिस्तान में रहना है, मुस्लिम को वो चला जाए, जिसको इंडिया में रहना वो रहे, और जो इंडिया में रहे वे आज भी बहुत फ़ायदेमंद है। आज वर्तमान स्थिति में भारतीय मुस्लिम की स्थिति देख लीजिए और पाकिस्तान मुस्लिम की स्थिति देख लीजिए, कितनी ख़राब है। पाकिस्तान मुस्लिम की तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, जबकि हमारे यहाँ उनको, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, जो हमारे देश के निवासी हैं, वे अच्छे से जीवन व्यापन कर रहे हैं। उनको बोलने का अधिकार है, बात रखने का अधिकार है, ठीक है, समानता मिल रही है, कोई प्रॉब्लम उनको नहीं फेस करनी पड़ रही है। वो एक अलग बात है कि थोड़ी आजकल की राजनीति धार्मिक पर चल रही है, वो बहुत गलत है, बट कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कुछ नहीं, ठीक है। संविधान सभा के सदस्य सार्वभौमिक व्यवस्था आधार पर नहीं चुने गए थे। इस बात का ध्यान रखना, मैंने आपको फिर बताया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जितने भी मेंबर थे वे इनडायरेक्टली चुने गए थे। उनको जनता ने वोट देकर नहीं जिताया था, जैसे आज के टाइम में हो रहे हैं। यदि जनता वोट देकर जिताती तो हम बोलते कि भाई वो वयस्क मताधिकार पर हो गए, ठीक है, बट ऐसा नहीं हुआ है। वयस्क अधिकार का मतलब होता है जिसकी एज 18 से ज़्यादा हो गई है, वो सीधा वोट दे सकता है। हर पब्लिक, उसमें महिला और जेंट्स को समान अधिकार होता है वोट देने का, ठीक है, उसको वयस्क अधिकार होता है। विभाजन के बाद संविधान सभा कांग्रेस का वर्चस्व रहा था और 82% सीटें कॉन्स्टिट्यूशन को मिली थी, ठीक है। बाकी सब वही है, आगे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। मैं आप लोगों को ये PDF सेंड कर दूंगा, आप लोग उसमें से पढ़ लेना, ठीक है। चलिए, आज के लिए लेक्चर इतना ही रखते हैं और नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे जल्दी, ठीक है। लेक्चर ख़त्म हो गया, ज़्यादा नहीं है। चलिए, बाय।